किंग डायनास्टी में हिस्ट्री के सबसे इविल और कनिंग मिनिस्टर के रूप में फेमस यह पावरफुल यूनक 28 साल की एज में एक ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया और 12 साल के बच्चे के रूप में रिबॉर्न हुआ। हालांकि उसे तुरंत एक स्लेव ट्रेडर ने पकड़ लिया और यह कोई ऑर्डिनरी स्लेव ट्रेडर नहीं था। उसने मेरा लिंग ले लिया और मुझे पैलेस में बेच दिया। इसे वापस पाने के लिए मैंने फेमस डॉक्टर्स से कंसल्ट किया और यहाँ तक कि एक नाइव प्रिंसेस को थ्रोन पर बैठने में हेल्प की। मैंने लगन से मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस भी किया और पैलेस का टॉप एक्सपर्ट बन गया। मैं किंग डायनास्टी का सबसे पावरफुल यूनक बन गया, जो हिस्ट्री के सबसे इविल और कन्निंग मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है। यह मैं हूँ, यूनक ली ज़ेक्सी। पावर, इन्फ्लुएंस और मार्शल आर्ट्स स्किल्स के बावजूद मैं हमेशा एक यूनक ही रहूँगा। इसलिए मैंने रीबर्थ की रिचुअल के लिए प्रिपरेशन की है। अपने नेक्स्ट लाइफ में मुझे लव के प्लेजर्स का आनंद लेना होगा, 7 धन्यवाद और 3000 का एक्सपीरियंस करना होगा और मुझे यूनिक ब्यूटी को एम्ब्रेस करना होगा। अदरवाइज मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। पहले मैंने इन प्लेजर्स का आनंद केवल बुक्स के थ्रू ही लिया था। तभी एम्परर मुझे ढूंढते हुए आए। उनकी आंखों से टीयर्स बह रहे थे और उन्होंने मुझे इमीडिएटली सेरेमनी रोकने का ऑर्डर दिया। क्या यिन और यांग का हार्मनी सचमुच इतना अच्छा है? मुझ में ऐसी क्या बात है जो आपको नापसंद है? मैं आपकी कोई भी रिक्वेस्ट मान लूंगा, बस प्लीज सेरेमनी न करें। मैंने महाराज से माफी मांगी और उनकी रिक्वेस्ट नहीं मान सकी। अगर आप पूछें कि मैं लव के प्लेजर्स के प्रति इतनी अटैच्ड क्यों हूँ, तो इसका कारण यह है कि मैं अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों लाइफ्स में 50 साल तक वर्जिन रही। मैंने गार्ड्स को एम्परर को इमीडिएटली वापस भेजने का ऑर्डर दिया। एम्प्रेस बनने के बाद यह लड़की बदमाश की तरह बिहेव करने लगी है। शायद बचपन से ही हमने सुख दुख शेयर किए हैं, इसलिए एम्प्रेस मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। विजर्ड ने मुझे याद दिलाया कि रीबर्थ प्रोसेस की सक्सेस रेट बहुत कम है, 100 में से केवल एक ही सक्सेसफुल होता है। मैं 11 मिनट्स भी अपने मैनहुड के बिना नहीं रहना चाहती। मैंने विजर्ड को जल्दी से काम करने का ऑर्डर दिया। मैं अपनी मैनहुड वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। विजर्ड ने रीबर्थ की रिचुअल शुरू की। रेड लाइट की एक फ्लैश के साथ मैंने अपनी आंखें फिर से खोली। मेरे बगल में एक बूढ़ा आदमी अपीयर हुआ। मैंने तुरंत उसे पहचान लिया, वही जिसने मेरे पास्ट लाइफ में मेरी मैनहुड छीन ली थी। मैंने सोचा था कि रीबर्थ का मतलब किसी और के बॉडी में एंटर करना होता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक्चुअली रीबर्थ होगा। मैंने जल्दी से चेक किया कि क्या मेरी मैनहुड अभी भी है। उसे देखकर मैंने रिलीफ की सांस ली। बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या मैं किसी स्पेशल बुक की बात कर रहा हूँ। मैंने उसे घूरकर देखा और कहा कि मेरे हाथ में थोड़ा पेन हो रहा है, क्या वह देख सकता है? बूढ़े आदमी ने कहा कि उसके घर में कुछ हर्ब्स हैं जिन्हें मैं लगा सकता हूँ। मैंने तुरंत उसकी एक उंगली तोड़ दी और उससे पूछा, क्या तुम मुझे फिर से पकड़कर मेरी मैनहुड छीनने की कोशिश कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चा उसके थॉट्स को समझ जाएगा। मैंने उसकी आर्म फिर से तोड़ दी। हालांकि अब मेरे पास इंटरनल एनर्जी नहीं है, लेकिन पास्ट लाइफ में सीखी हुई मार्शल आर्ट्स अभी भी मेरे अंदर है। मैंने डायरेक्टली उस बूढ़े आदमी का गला घोंट दिया। मैंने पैलेस में हर जगह उस आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया और अंत में पता चला कि उसे क्रिमिनल्स ने मार डाला था, जो मुझे बहुत सैड लगा। मैंने इस तरह उसका गला घोंटकर उसे किल किया। इस इविल स्लेव ट्रेडर की वजह से ही मैं लाइफ भर के लिए इम्पोर्टेंट बन गया। मैं उस पर थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। पहले जब मैं पावर में था तो मैं किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाता था। अब सिचुएशन अलग है। मेरी लाइफ अभी शुरू हुई है। स्लेव ट्रेडर से निपटने के 3 महीने बाद मैं गांसू में कॉम्पटाउन माउंटेन पर चढ़ रहा हूँ। लव के प्लेजर्स का आनंद लेने के लिए मुझे डिटरमाइंड रहना होगा। इस दुनिया में लव के प्लेजर्स से बढ़कर कुछ भी डीप नहीं है। हालांकि मैं कुछ पैसे लेकर ब्रॉथल जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने 50 साल के वर्जिनिटी को ऐसी नीच स्त्रियों को नहीं दे सकता। मुझे एक यूनिक ब्यूटी के साथ लव रिलेशनशिप बनाना होगा, जिससे हम एक दूसरे के ट्रू लव को सेटिस्फाई कर सकें।
यही वह लव का प्लेजर है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे वेल्थ और फेम चाहिए। मुझे पहले मार्शल वर्ल्ड का हीरो बनना होगा। मैंने अपने रीबर्थ के लिए अपनी कब्र में कई मेडिसिन्स और सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हैं, फिर भी वे यूजलेस हैं। रीबर्थ के बाद मुझे अगले 50 सालों में होने वाली हर बात का नॉलेज है। एक बार जब मैं मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हो जाऊंगा और उसे फ्यूचर नॉलेज के साथ कंबाइन कर लूंगा, तो मार्शल वर्ल्ड पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा। जल्द ही मैं एक फेमस हीरो बन जाऊंगा। मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। अब इसकी शुरुआत कॉन्गटॉन सेक्ट में ज्वाइन होने से होती है। बूढ़ा टाओइस्ट यह देखकर सरप्राइज्ड था कि कोई कड़ाके की ठंड में कॉन्गटॉन माउंटेन पर चढ़ेगा। मैंने माउंटेन गेट पर गरजते हुए कहा, मेरे पेरेंट्स ली जेक्सियो क्रिमिनल्स द्वारा मारे गए थे। अब मैं और अधिक पावरफुल बनने के लिए डिटरमिन्ड हूँ। प्लीज मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करें। कॉन्गटॉन सेक्ट टाओइज्म पर फोकस्ड है, जो कन्फ्यूशनिज्म, बुद्धिज्म और टाओइज्म का मिक्स है। यह एक प्रेस्टिजियस सेक्ट है, लेकिन कुछ लोग इसे हमेशा डिमोनिक सेक्ट्स और हेरेटिक कल्ट्स से जोड़कर देखते हैं। अचानक एक जोरदार ब्लास्ट के साथ बूढ़ा टाओइस्ट स्काई से नीचे उतरा। उसने पूछा कि क्या मुझे कड़ाके की ठंड में अकेले कॉन्गटॉन सेक्ट में आने से मरने का डर नहीं है। मैंने जवाब दिया कि जब तक मैं सेक्ट में एंटर कर सकता हूँ, तब तक मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। बूढ़े टाओइस्ट ने मुझे अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उसने मेरी पल्स पर फिंगर्स रखी। बूढ़े टाओइस्ट प्रीस्ट ने गेस किया कि मैंने माउंटेन पर चढ़ते समय अर्थ बाइंडिंग मेथड का उसे किया था और पूछा कि क्या मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये टेक्निक्स सिखाई थी। मैंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया। मैं जानता था कि लगभग कोलैप्स हो रहा कॉन्गटॉन सेक्ट निश्चित रूप से एक नए डिसाइपल को मना नहीं करेगा। मैं अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए हर दिन एक्सरसाइज करना याद रखता था। कॉन्गटॉन सेक्ट क्लियरली पुअर था, यहाँ तक कि एक भी ठीक ठाक हॉल नहीं था। यह सब 50 साल पहले हुए डीमन सप्रेशन वॉर के कारण था। बूढ़े टाओइस्ट प्रीस्ट ने तो मुझे एक सीनियर ब्रदर से मिलवाना भी चाहा। मेरे लिए कॉन्गटॉन सेक्ट जितना पुअर था, उतना ही बेटर था। स्वॉर्ड सेंट लियो झेंगुई के पावर में आने से ठीक पहले मैं उसे अपने साथ लाना चाहता था। अचानक स्नोस्टॉर्म आया और एक आदमी चलकर आया। उसने अपना इंट्रोडक्शन लियो झेंगुई के रूप में दिया। वह बेहद अट्रैक्टिव था। अपने पास्ट लाइफ में मैंने उसका पोर्ट्रेट देखा था और सोचा था कि वह बहुत हैंडसम नहीं है, हमेशा सार्कास्टिक टोन में बोलता है। ऐसा लगता था कि कई वुमेन उससे जेलस थी। इस हिसाब से फ्यूचर की सभी ब्यूटीज उसकी होंगी। लियो झेंगुई ने पूछा कि क्या मैं अनवेल फील कर रहा हूँ। मैं कड़वाहट से स्पीचलेस रह गया और बस यही होप कर सकता था कि उसका लिंग केवल 3 सेंटीमीटर लंबा हो। अचानक लियो झेंगुई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह मुझे कई जगहों पर ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने किसी मेल द्वारा टच किए जाने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैंने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। लियो झेंगुई सरप्राइज्ड होकर सॉरी मांगने लगा और कहा कि पहली बार उसे एक छोटा भाई पाकर बहुत खुशी हुई है। मैंने भी अपनी ओवर रिएक्शन के लिए उससे माफी मांगी। अब मैं कॉन्गटॉन सेक्ट से एक्सपेल्ड होने का रिस्क नहीं उठा सकता था, इसलिए फ्यूचर के लिए मुझे लियो झेंगुई के साथ गुड रिलेशंस बनाए रखने थे। वृद्ध टाओइस्ट ने शोक व्यक्त किया कि कॉन्गटॉन सेक्ट का विंटर आखिरकार समाप्त हो रहा है और उन्होंने होप जताई कि दोनों डिसाइपल्स एक दूसरे के क्लोज आ सकें। लियो झेंगुई एक ऑर्फन था जिसे उन्होंने 10 साल पहले अडॉप्ट किया था। उसकी टैलेंट को पहचानकर वृद्ध टाओइस्ट ने उसका पालन पोषण किया था। वह बच्चा कॉन्गटॉन सेक्ट के रिबिल्डिंग की होप भी था। फ्यूचर में उसे मार्शल वर्ल्ड में मैन से डील करना होगा और उसने अभी जेडेक्सियो के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बिना पकड़े गए मेल डिस्गाइज वेयर करना सीखा था। यह रहा जेडेक्सियो। कल कॉन्गटॉन सेक्ट के डिसाइपल के रूप में मेरा पहला दिन है और मैं 2 घंटे से सो नहीं पाया हूँ। यह सब उस लियो झेंगुई की वजह से है। आधा दिन पहले लियो झेंगुई ने मुझे कॉन्गटॉन सेक्ट की हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया। 50 साल पहले इस जगह पर एक मासकर हुआ था और अब केवल सेक्ट लीडर का एक्सवेंशन पैलेस और किंग्यून हॉल ही बचे हैं। लियो झेंगुई ने एम्फसिस देकर कहा कि इसके बावजूद कॉन्गटॉन सेक्ट मरा नहीं है।
50 साल पहले डीमन सप्रेशन वॉर के दौरान डीमोनिक सेक्ट ने उस समय के पावरफुल कॉन्गटोंग सेक्ट पर अटैक किया था। मुझे अभी भी लिu झेंगहुई की इन सब बातों का इम्पोर्टेंस समझ नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि हमें डिस्टेंस बनाए रखनी चाहिए। मैं थोड़ा हेजिटेंट था। यह सुनकर लिu झेंगहुई कुछ सैड हो गए। मैंने तुरंत उनसे कहा कि मैं कॉन्गटोंग सेक्ट की हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहता हूँ। यह सुनकर लिu झेंगहुई बहुत हैप्पी हुए। मैं पूरे किंग डायनेस्टी में एक बड़ा आदमी हूँ। एक छोटे लड़के को कॉन्विंस करना मेरे लिए मानो हाथ में गन होने जैसा है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि लिu झेंगहुई मुझे फिर से हग करेंगे, दिन दहाड़े ओपनली मेरे शोल्डर पर हाथ रखेंगे। मैं केवल हेल्पलेस होकर चिल्ला सकता था। सिर्फ एक बेहद खूबसूरत वुमन ही मुझे इस तरह हक कर सकती थी। 50 सालों से जमा किया मेरा कीमती मैनहुड लगभग टूट गया। लिu झेंगहुई तो जीनियस में भी जीनियस है। उसके फैंस ने तो उसके लिए ब्लडशेड भी करवा दिया है। यह जीनियस विमेन की तरफ देखता तक नहीं। यह आदमी शायद परवर्ट है। पैलेस में अपने पास्ट लाइफ में मैंने बिना लिंग वाले लोगों को नए रास्ते बनाते देखा था, लेकिन अब मैं बूढ़ा नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास लिंग है, लेकिन हाल ही में लिu झेंगहुई की वजह से यह यूजलेस हो गया है और मुझ में इसके लिए एनर्जी नहीं बची है। मैं हारन का किंग बनने वाला हूँ और मैं लिu झेंगहुई को मेरे साथ ऐसा नहीं करने दे सकता। इसी बीच लिu झेंगहुई अभी भी अपनी कमरबंद बांध रहा था। उसने अपने नए इनिशिएटेड जूनियर ब्रदर के साथ 2 मिस्टेक्स करने की उम्मीद नहीं की थी। जूनियर ब्रदर का होना फैमिली के एक और मेंबर के होने जैसा लग रहा था और वह इतना एक्साइटेड था कि खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह बस अपने छोटे भाई के क्लोज आना चाहता था, इतना क्लोज कि वे एक दूसरे के शोल्डर्स पर हाथ रख सकें। अगले दिन मैं अभी भी किचन साफ कर रहा था और ब्रेकफास्ट बना रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कॉन्गटोंग सेक्ट इतना पुअर होगा। 1 मिनट भी वेस्ट न करते हुए मैंने फिर से अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। इसी समय लिu झेंगहुई आए। उन्होंने पूछा कि क्या मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। मैंने कहा कि एक जूनियर ब्रदर का यही ड्यूटी होता है। लिu झेंगहुई मुस्कुराए और कहा कि उन्होंने पहली बार इतना स्मार्ट बच्चा देखा है। उन्हें मानना पड़ा कि वह वाकई बहुत हैंडसम था। मैंने लिu झेंगहुई को एक्सप्लेन किया कि मैंने कम उम्र में ही अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए थे, इसीलिए मैं जल्दी मैच्योर हो गया। लिu झेंगहुई ने कहा कि हम दोनों ऑर्फन थे और हमें एक शेयर्ड सोरो का एहसास हुआ। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के में क्या कमी थी। लिu झेंगहुई ने वेजिटेबल्स चूज करने और खाना पकाने में मेरी मदद करने की ऑफर की। मुझे एहसास हुआ कि यह लड़का फेलो डिसाइपल्स के बीच के बॉन्ड की बहुत केयर करता है। अपने पास्ट लाइफ में ऐसा लगता था कि उसकी एक छोटी बहन थी जो धर्मा पाथ की सुप्रीम ब्यूटी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब तक वह सेक्ट में एंटर भी नहीं कर पाई थी और लिu झेंगहुई का मेरे अलावा कोई फ्रेंड नहीं था। फिलहाल मैं बस प्रेटेंड कर सकती थी। मैंने लिu झेंगहुई से कहा कि वह मुझे खाना बनाते हुए देखे। मैं निश्चित रूप से लिu झेंगहुई से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं फ्यूचर में मिलने वाली उसकी फेम भी चाहती थी। मैं उसकी फेम का उसे करके ब्यूटीफुल वुमेन को इम्प्रेस करना और उन्हें अपने वश में करना चाहती थी। तभी पुरानी जर्जर वुड टूट गई और ऊपर रखा बड़ा पॉट मुझ पर गिरने ही वाला था। लिu झेंगहुई दौड़कर आया, मेरी वेस्ट पकड़ ली और मेरा हाथ थाम लिया। यह सीन देखना लगभग अनबियरेबल था। मैं तुरंत एम्बैरेसमेंट से लाल हो गई। लिu झेंगहुई ने कहा कि उसे मुझसे इतने अफेक्शनेट बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। मुझे उससे हल्की फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस भी आ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसका हाथ अभी भी मेरी वेस्ट पर है। लिu झेंगहुई एम्बैरेसमेंट से लाल होते हुए एक्सप्लेन किया कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। मैं बस उससे कह सकी कि शर्म मत करो, माहौल ऑकवर्ड हो गया था। फिर लिu झेंगहुई ने मुझे खाना बनाते समय रेस्ट करने के लिए कहा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि लिu झेंगहुई क्या सोच रहा था। अगर वह बूढ़ा टाओइस्ट प्रीस्ट को पता चलता
तो वह शायद कहता कि मुझे रूल्स का पता नहीं है। लिu झेंगहुई का बिहेवियर देखकर मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं बस यही कह सकती थी कि मेरा जूनियर ब्रदर हैवी काम करे। लिu झेंगहुई वर्बली अग्री हो गया, लेकिन फिर उसने मुझे सामान समेटने में हेल्प करने की ऑफर की। इस बिहेवियर को रिफ्यूज करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। इसी बीच कॉमटॉम सेक्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड में एक बूढ़ा टाओइस्ट प्रीस्ट मुझे मार्शल आर्ट्स सिखा रहा था। इंटरनल और एक्सटर्नल मार्शल आर्ट्स का सही बैलेंस हॉर्स स्टांस के थ्रू प्राप्त होता है। उन्होंने मुझे लेजी न होने और इस पोस्चर को लंबे समय तक मेंटेन करने की याद दिलाई। उनकी याद दिलाए बिना भी मेरा लेजी करने का कोई इंटेंशन नहीं था। यह मेरी एनर्जी बढ़ाने और मेरे लिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी था। फ्यूचर में होने वाले लाभ के प्लेजर्स के बारे में सोचते हुए यह मेहनत वर्थ वाइल लग रही थी। पहले लिंग न होने के कारण मैं चाहे कितनी भी मेहनत से एक्सटर्नल मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करूं, इम्पोर्टेंट होने की फीलिंग से छुटकारा नहीं पा सकता था। यह सब उस कर्स्ड यूनक मार्शल आर्ट्स सनफ्लावर मैनुअल के प्रैक्टिस के कारण था। उस समय ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए मैंने मिडल प्लेन्स में सभी स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट की, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा। मैं अपने पास्ट लाइफ के कष्टों के बारे में जितना अधिक सोचता, उतना ही अधिक फील करता। इसी मोमेंट लिu झेंगहुई वहां आया। मेरे गुरु ने कहा कि मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस का टाइम समाप्त हो गया है। मुझे इतनी देर होने की उम्मीद नहीं थी। जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे दूसरे मेथड्स सोचने पड़े। लिu झेंगहुई को भी मेरी प्लान का पता चल गया था। रात में एम्प्टी वेसल मेथड। मैंने दिन भर की कमियों को पूरा करने के लिए सीक्रेटली प्रैक्टिस करने की प्लान बनाई थी। ब्यूटीज की बाहों में लंबे समय तक रहने के लिए मुझे अपने हार्ट और लंग्स की स्टैमिना बनाए रखनी थी। अगर मेरे गुरु को पता चलता तो शायद वे मुझे इस तरह प्रैक्टिस नहीं करने देते। मैंने रात में प्रैक्टिस शुरू की। उसी मोमेंट मेरी नजर एक फिगर पर पड़ी। यह लिu झेंगहुई थे जो स्पाई कर रहे थे। सरप्राइज्ड होकर मैं लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। मैंने अपने सीनियर ब्रदर से पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लिu झेंगहुई ने बताया कि मेरे सीक्रेटली बाहर निकलने के बाद वे मेरे पीछे आए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ साधना कर रहा हूँगा। उन्होंने मुझे अपनी फिजिकल लिमिट्स से अधिक प्रैक्टिस न करने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिu झेंगहुई मुझे टारगेट करेंगे। मेरी इंटरनल एनर्जी इतनी कम थी कि मैं अपनी ऑरा को हाइड नहीं कर सका, इसीलिए उन्होंने मुझे देख लिया। अगर मैं उसे चुप नहीं करा पाती तो वह मेरी कंप्लेंट गुरुजी से कर देता। देर रात प्रैक्टिस न कर पाना मेरी एनर्जी की भारी कमी का कारण था। मैं बस यही कह सकती थी कि मेरे अपने रीजंस हैं। अपने टैलेंटेड सीनियर ब्रदर के अपोजिट मैं एक वर्थलेस थी। चाहे मुझे कैसे भी सिखाया जाए, मैं सीख नहीं पाती थी। मुझे डर था कि गुरुजी मुझे सेक्ट से निकाल देंगे और मुझे बाहर वांडर करने के लिए मजबूर कर देंगे। अगर मैंने लगन से प्रैक्टिस नहीं की तो मैं अपने सीनियर ब्रदर के साथ भी नहीं खड़ी हो पाऊंगी। यह सुनकर लिu झेंगहुई स्टन्ड रह गया। मेरी आंखों से टीयर्स बह रहे थे। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वह गुरुजी को न बताए। लिu झेंगहुई को पास आते देख मैं और भी जोर जोर से रोने लगी। लिu झेंगहुई ने मुझे टाइटली हग कर लिया और मेरी सिचुएशन न समझने के लिए सॉरी मांगी। यह मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। लिu झेंगहुई का हग बहुत हैवी था, मानो उसकी आर्म्स में स्टील जड़ा हो। मेरा पहला हग किसी बेहद खूबसूरत गर्ल के लिए होना चाहिए था। उस नीच लिu झेंगहुई ने मेरा प्योर बॉडी चुरा लिया था। उस मोमेंट मुझे कुछ जेंटल और अफेक्शनेट सा फील हुआ। उस छोटी बच्ची को बचपन से ही डीमन कहा जाता था। मैंने उसे राइस का एक बॉल दिया और कहा कि उन इंसल्टिंग वर्ड्स की चिंता न करे। इस तरह मैंने उसे अपने साथ ले लिया। लिu झेंगहुई ने कहा कि उसका गुरु उसे नहीं निकालेगा, वह हमेशा फैमिली का हिस्सा रहेगी और अगर वह टायर्ड हो जाए तो इस तरह उस पर लीन कर सकती है।
लिu झेनहुई ने कंसर्न से मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। यह सुनकर मुझे लिu झेनहुई के लिए सिंपैथी हुई। हालांकि लिu झेनहुई अपने डिवाइन डांस बॉडी के साथ इजीली कोई भी मार्शल आर्ट्स सीख सकता था, लेकिन वह एम्बिसेक्सुअल डेवलपमेंट से सफर कर रहा था। मेरे पास्ट लाइफ में भी यही सिचुएशन थी और मैं केवल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ठीक हुआ था। हालांकि वह जेंटल और अफेक्शनेट फील हुआ। मुझे यकीन था कि लिu झेनहुई मेल था। यह इंफॉर्मेशन ईस्टर्न और वेस्टर्न डीपो से 99% एक्यूरेसी के साथ प्राप्त की गई थी। अगले दिन मेरे गुरु ने मुझे बताया कि मेरे ग्रैंडफादर का ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है और वे इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन शुरू कर सकते हैं। लिu झेनहुई ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। हालांकि इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन सीखना गुड था, लेकिन लिu झेनहुई इतना इरिटेटिंग था कि मैं लगभग अपना टेम्पर खो बैठा था। मैंने अपने गुरु से कहा कि भले ही मैं इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन सीख लूं, मैं अपने ग्रैंडफादर के ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं करना चाहता। अधिकांश लोगों के ग्रैंडफादर केवल अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए ही प्रैक्टिस करते हैं, बाकी टाइम इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन और स्वर्ड्समैनशिप में व्यतीत करते हैं। मैं एक डिफरेंट पाथ अपनाना चाहता था, क्योंकि केवल एक्सटर्नल एनर्जी कल्टीवेशन से ही मैं ऐसा बॉडी डेवलप कर सकता था जो वुमेन को अट्रैक्ट करे। मेरा फेस लिu झेनहुई के फेस जैसा नहीं था, इसलिए मैं केवल फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पर ही कॉम्पीट कर सकता था। मेरे गुरु ने पूछा कि मैं अपने ग्रैंडफादर के ट्रेनिंग में कमी क्यों नहीं करना चाहता। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने सीनियर ब्रदर से अलग हूँ। मैं एवरेज था, लेकिन सेक्ट के रिबिल्डिंग में उनकी असिस्टेंस करने के लिए मुझे दूसरों से अधिक मेहनत करनी होगी। मैं जानता था कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनर्जीज का प्रैक्टिस करना कोई बैड बात नहीं है। इक्वल स्किल वाले मार्शल आर्ट्स की कंपटीशन में अधिक स्ट्रेंथ वाले को निश्चित रूप से एडवांटेज होगा। छोटी छोटी बातें ही सक्सेस या फेलियर तय करती हैं। यह फ्यूचर के प्लेजर्स की प्रिपरेशन भी थी। मैंने अपने गुरु को इतने सीरियस एक्सप्रेशन से देखा कि उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ कि यह एक बच्चे की आंखों का एक्सप्रेशन है। गुरुजी सरप्राइज्ड थे। शायद इस बच्चे को पता था कि उसकी टैलेंट एवरेज है, इसीलिए वह इतनी लगन से ट्राई कर रहा था। कॉन्गटोंग सेक्ट कभी एक एक्सट्रीमली पावरफुल सेक्ट था, लेकिन उसका डाउनफॉल हो गया था। उसे ZXU जैसे टैलेंटेड लोगों की आवश्यकता थी जो डिफिकल्टीज से नहीं डरते थे। गुरुजी ने मुझे इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक्स की सीक्रेट मैनुअल भी सौंपी और मुझे अपने ग्रैंडफादर की मेथड्स का प्रैक्टिस जारी रखने की परमिशन दी। अब वे मुझे सेक्ट की इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन मेथड सिखाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे मेडिटेशन में बैठने को कहा ताकि मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को फोकस कर सकूं और फिर चुपचाप उन कल्टीवेशन टेक्निक्स का रिसाइट करूं जिनका मैंने अभी प्रैक्टिस किया था। मेरे बॉडी में एक बोन स्ट्रीम फ्लो हुई। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपने पास्ट लाइफ में कभी नहीं किया था। सनफ्लावर मैनुअल की मेमोराइज्ड कोल्डनेस के अपोजिट इस वार्मथ ने मेरे बॉडी को वार्म कर दिया। ऐसा लगा जैसे सुन मेरी वेन्स में बह रहा हो। मुझे लगा कि यह यांग एनर्जी है। गुरुजी ने मुझे इंटरनल एनर्जी सीखने पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैं आखिरकार इम्पोर्टेंट नहीं रहा। लिu झेनहुई भी मेरे लिए हैप्पी था। उस रात लिu झेनहुई गुरुजी के पास गया और एक्सटर्नल स्किल्स का प्रैक्टिस करने के लिए अधिक टाइम चाहता था। उसका मानना था कि एक सीनियर ब्रदर के रूप में उसे अपने जूनियर ब्रदर को गाइड करना चाहिए। गुरुजी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताई। उन्होंने सोचा कि लिu झेनहुई आखिरकार फ्रेंडशिप का प्रैक्टिस करना सीख गया है, जो एक गुड बात है। सेक्ट के लीडर अपने दोनों डिसाइपल्स को कॉन्गटोंग सेक्ट को रिवाइव करने के लिए इतनी मेहनत करते देखकर प्लीज्ड हुए। इस बार वे सचमुच अपने डिपार्टेड गुरुजी की लास्ट विश पूरी कर सकते थे। कॉन्गटोंग माउंटेन पर कहीं ग्राउंड पर मारे गए जानवरों के रिमेन्स स्कैटर्ड पड़े थे। पास ही एक केव थी जहां 3 आँखों वाला एक जायंट ब्लैक पाइथन घूम रहा था। कॉन्गटोंग माउंटेन की फुटहिल्स में एक बूढ़ा फार्मर अपने शीप शेड की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा था कि उसकी शीप गायब हैं। उसे उन्हें उस दिन मार्केट में बेचने के लिए ले जाना था, लेकिन वे गायब हो गईं। बूढ़ा फार्मर वहीं फेंट हो गया। उसकी सांस फूल रही थी।
उन्होंने शीप बेचकर कॉन्गटोंग सेक्ट को डोनेट करने की प्लान बनाई थी, लेकिन जो हुआ सो हुआ। हालांकि उनका फैमिली पुअर था, फिर भी वे कॉन्गटोंग सेक्ट की हेल्प करना चाहते थे। उनके ग्रैंडसन को लगा कि उनके ग्रैंडफादर सिख हैं और वह सोच रहे थे कि वे पैसे डोनेट क्यों करना चाहते हैं। इसके सामने कॉन्गटोंग सेक्ट जो एक बेगर्स डेन है, क्या मैटर करता है। ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन से आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कॉन्गटोंग सेक्ट के गोल्डन एज को देखा था। यह गांसू का नंबर 1 सेक्ट था। मेंटल कल्टीवेशन मेथड का प्रैक्टिस करते समय उन्हें कुछ गड़बड़ फील हुई। उन्हें सस्पेशन था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में सनफ्लावर मैनुअल का प्रैक्टिस किया था। हमारे सेक्ट का यूनिक स्क्रिप्चर रिवर्स टैची है। मेरे गुरु ने कहा कि यह येन और यांग के रिवर्सल का सिंबल है, जिसमें वाटर ऊपर फ्लो करता है और फायर नीचे बर्न्स करती है। इसका मीनिंग है कि येन और यांग का रिवर्सल अल्टीमेट लाइफ क्रिएट करता है। कई इग्नोरेंट सेक्ट्स हमें नीचा समझते हैं, लेकिन हम केवल डिमोनिक सेक्ट्स का एलिमिनेशन करना चाहते हैं। हमारा मोटिव सिर्फ उस ईविल कल्ट का खात्मा करना था, और मेरे गुरु ने मुझे दूसरों के बहकावे में न आने की वार्निंग दी थी। मैं थैंकफुल था कि मैंने कॉन्गटोंग सेक्ट में ज्वाइन किया था। बुराई को बुराई से ही डिफीट करना ही सच्ची मार्शल आर्ट्स है। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। एक छोटा लड़का नॉक कर रहा था और कॉन्गटोंग सेक्ट से अपने दादाजी को बचाने की गुहार लगा रहा था। लिu झेंगहुई और मैंने दोनों ने फील किया कि कोई हमें ढूंढने आया है, खासकर तब जब हमारे गुरुजी पहाड़ पर नहीं थे। उस छोटे लड़के ने हमसे कैटल चुराने वाले क्रिमिनल को ढूंढने के लिए कहा। मैंने पूछा कि क्या ऐसी बात का खुलासा करना चाहिए। उस छोटे लड़के ने कहा कि यह इनह्यूमेन है, क्योंकि शीप शेड भी डिस्ट्रॉय हो गई है। उसने बताया कि उसके दादाजी कॉन्गटोंग सेक्ट की हेल्प के लिए भेड़े बेचने की प्लान बना रहे थे, लेकिन जब वे शीप शेड गए तो देखा कि सारी भेड़ें गायब थीं। उसने हमसे अपने दादाजी की फिर से हेल्प करने की गुहार लगाई। इतने छोटे बच्चे के लिए पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था, इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि हम पहले नीचे जाकर उसका हालचाल जान लें। जब हम पहाड़ की तलहटी में स्थित शीप शेड पहुँचे तो हमें रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जमीन पर बने मार्क्स देखकर लग रहा था जैसे सांप रेंग रहे हों। मैं इतने बड़े सांप की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था। लिu झेंगहुई ने बताया कि उन्होंने कॉन्गटोंग माउंटेन पर किसी जायंट पाइथन के बारे में नहीं सुना था। मैंने सोचा कि कॉन्गटोंग माउंटेन एक होली टाओइस्ट साइट है और ऑर्डिनरी जानवर भी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक हो सकते हैं। अगर मैं इतने बड़े पाइथन को खा लूं, तो मेरी एनर्जी में काफी इंक्रीज होनी चाहिए। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि हम इस मैटर को खुद ही सॉल्व करेंगे और छोटे लड़के को जल्दी घर जाने को कहा। लिu झेंगहुई और मैं जमीन पर बने मार्क्स का पीछा करते हुए पाइथन की तलाश में जंगल में आगे बढ़ते रहे। लिu झेंगहुई ने पूछा कि क्या गुरु को बताए बिना अकेले यह काम करना वाकई ठीक है। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि हम अच्छे लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक उसी समय पाइथन के मार्क्स अचानक गायब हो गए। उसी मोमेंट लिu झेंगहुई ने डेंजर की आवाज लगाई और पाइथन ने पीछे से अटैक करके मुझे बाइट कर लिया। मैं अब भी यही सोच रहा था कि अगर मैं इस क्राइसिस से बच गया तो मुझे और एनर्जी मिलेगी। जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी बॉक्स एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है उसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप अगला पार्ट मिस कर देंगे।